सर, सबसे पहले तो दीपेंद्र हुड्डा जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आवली गांव को उन्होंने बड़ौदा हल्के में दौरा किया था। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मानते हैं, क्या बड़ौदा चुनाव पर इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा वैसे दुख का विषय है जो आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद भी हैं और हमारे कांग्रेस के नई हरियाणा के चहेते युवा नेता हैं और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों की तरफ से और पूरे जिला झज्जर की तरफ से कि वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में फिर पुनः लौट के आएंगे और जिस प्रकार से हरियाणा की जनता की वो आवाज़ है उसी प्रकार से वो आवाज़ को बुलंद हौसले के साथ आवाज़ को उठाएंगे। रही बात बड़ौदा चुनाव की, बड़ौदा की जनता दीपेंद्र जी से या भूपेंद्र हुड्डा जी से, कांग्रेस पार्टी से दिल से प्यार और मोहब्बत करते, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक तरफा मेरे से जीतेंगे। धरना प्रदर्शन तो लगातार या फिर कहीं ना कहीं आशा, अगर झज्जर की बात करें तो ये धरना गढ़ हो, सरकार से पूरी तरह नाराज़गी है, इस पर क्यों मंच क्या है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा जिला झज्जर ही नहीं, पूरा हरियाणा, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे हमारे आड़ती भाई हैं, चाहे रोडवेज कर्मचारी हैं, चाहे हमारे बिजली और कई प्रकार के कर्मचारी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी है, हेल्थ से भी है। आज ये हरियाणा, झज्जर जिला नहीं पूरा हरियाणा ही धरना क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका, क्योंकि जनता की आवाज़ जेजेपी और बीजेपी दोनों ने, जैसे एक हम जब किसी घोड़े को बैलगाड़ी में जिसमें जोड़ते हैं तो उसके चौगरदू के आँख, नाक, कान सब कुछ बांध देते हैं और फिर उसको कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ एक सीध में चलता है। इसी प्रकार से जेजेपी और बीजेपी को जनता की ना दर्द सुनता है, ना जनता के कष्ट का पता है। ये आज घमंड के घोड़े पर सवार है और पूरे हरियाणा की जनता आज कोरोना काल में संकट से जूझ रही है। हालात आज प्रदेश की ये है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे मिडिल बिजनेसमैन है, चाहे हमारे प्रदेश के युवा साथी हैं, आज सबके ऊपर निराशा, सबके दिलों में निराशा है और हर प्रत्येक व्यक्ति आज परेशान है। सर, बादली विधानसभा का हर गांव का आपने दौरा किया, उसके बाद विधानसभा सत्र में कुलदीप शामिल हुए हैं, तो बादली विधानसभा ये जानना चाहता है, सर आप विपक्ष में हैं आपकी पार्टी, लेकिन आपने कहा था कि आप सरकार से उनकी मांगे रखेंगे, किसानों की समस्याएं थी, प्राइवेट जो सेक्टर में नौकरी उनकी समस्या थी, तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया, क्या सरकार ने सुनी बादली विधानसभा क्षेत्र? देखिए, पहली बात तो वो एक दिन का विधानसभा सत्र नहीं था, वो सिर्फ 1.5 घंटे का विधानसभा सत्र इन्होंने चलाया। जहाँ तक मेरे बादली क्षेत्र की बात थी, मेरे बादली क्षेत्र तकरीबन, मैंने पहले भी कहा था, 70% किसान बर्बाद हो चुके हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, चाहे कपास है, बाजरा है, गवार है, ज्वार है, धान है। आज भी मैं ढाकला गांव में इधर की तरफ से आ रहा था, कल बारिश हुई है, आज मेरे बादली क्षेत्र का किसान बिल्कुल मरा पड़ा है और उन्होंने आज भी कहा, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने इनका दर्द समझता हूँ। मेरे बादली का किसान एक ही बात कह रहा था कि जी हम तो अब भी मर गए और अगली फसल पे ही मर गए। तो मैं गवर्नमेंट से मैंने मांग की है और मैंने पूरी अपने बादली की वीडियोग्राफी भी कराई है और वो वीडियोग्राफी में विधानसभा अध्यक्ष हमारे नहीं थे, उनके ऑफिस में पूरी वीडियोग्राफी में दे के भी आया हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे कृषि मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि किसान भाइयों को जो आज मिट्टी में मिले पड़े हैं उनको 40 से 50 हज़ार रुपये का मुआवजा देके किसान भाइयों की आर्थिक मदद करें और स्पेशल गिरदावरी। और कई गांव में की एक शिकायत मिली है कि भाई हमारा बीमा तो कट जाता है और हमारे को पैसा नहीं मिलता, तो किसान को जो 4 तरफा मार पड़ेंगे। तो मैं मांग करूंगा और मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ होकर जब चंडीगढ़ में आएंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और अपने बादली हल्के की आवाज़ को मजबूती से उठाऊंगा और कोशिश करेंगे कि भाई जो किसान भाइयों के साथ जो संकट है उसमें वो मेरे किसान भाई को मदद। सर, आपने बार बार कहा कि मेरे बादली विधानसभा क्षेत्र का अपोजिशन के भी नेता हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, अगर काम करेंगे तो कुलदीप
लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर की पंजाबी धर्मशाला में अपने भाषण में ये तक बोल दिया कि 2024 तक इस झज्जर जिले को एक ग्रांट नहीं मिलेगी क्योंकि आप लोगों ने वोटें जो कांग्रेस को दी है। ये तो उल्टा ही हो गया। आप सोच रहे थे कि उनके पास बड़ी जिम्मेदारी कुछ काम करें, वो तो सीधा चुनौती दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे कुछ भी। देखिए, मैंने वो भाषण सुना नहीं, पर मेरे को कहीं आपकी क्लिपिंग भी आई थी, किसी और की भी आई थी, पर वो एक बहुत बड़े जिम्मेवार पद पर बैठे हैं और इस बादली ने ही कभी भूल गए वो। मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि दादरी के अंदर 2500 पर्ची आई थी। इसी बादली की जनता ने, इस जिला झज्जर की जनता ने उनको सम्मान दिया था। 10-10 महकमों का मंत्री बना था तो इसी बादली ने बनाया था, इसी जिला झज्जर की मिट्टी ने बनाया था। और ऐसी सोच मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रख सकता था धनखड़ साहब से कि उनकी इतनी छोटी मानसिकता, इतनी छोटी सोच उनकी होगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहता था ओम प्रकाश धनखड़ जी को, मैंने खुला स्वागत किया था कि भाई हमारे बड़े भाई हैं, राजनीतिक पार्टी हमारी अलग है, पर जिस प्रकार से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो एक उम्मीद थी कि भाई वो अपनी गलती जो उन्होंने की पीछे 5 साल जो लोगों से रोड में बात करी, लोगों के काम जितने उन्होंने किए वो सब ने पता है। जिस प्रकार से गांव में भ्रष्टाचार हुआ, पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ, आज भी पंचायतों में मतलब कहीं एफडीआई टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, हमारे पास सब है, पर लोगों ने माफ़ कर दिया था। और जिस प्रकार से हमें ये उम्मीद थी कि वो किसान भाई के साथ युवाओं को रोज़गार दिलाने में, बादली को आगे ले जाने में, जिला झज्जर को आगे ले जाने में हमारी मदद करेंगे। और अगर अच्छे काम करेगा तो लोग भी, ऐसा नहीं है, बादली की जनता अगर आप प्यार दोगे और बादली की जनता के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो बादली की जनता भी आपको 10 गुना करके लुटाने का काम करेगी। पर इनकी नीति और नीयत ये आप सामने आ चुकी कि इनकी नीति और नीयत क्या है और इनकी कथनी और करनी में क्या फर्ज है। पहले ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला झज्जर में क्या कर दिया, कोई भी जिला झज्जर में एक चीज़ ओम प्रकाश धनखड़ गिनवा दे कि ये भी हमने जिला झज्जर के लिए बीजेपी ने ये बड़ा काम कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ बादली में बोला सब डिवीज़न बना दिया और उसकी 1 ईंट लगी आज तक। बोला मैंने थाने बना दिए, 1 ईंट लगी। बाईपास की बात करता था आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने, के अलावा उस टाइम हुड्डा साहब ने किया था कि एम्स हॉस्पिटल जो 11 इंस्टीट्यूट हमारे थे उसको रोक पाया? क्या करेगा? करने की तो नीयत ही नहीं है। ये आज उसकी नीयत तो ये बिल्कुल लोगों के सामने आ गई। बादली की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया और जिला झज्जर आने वाले समय में हरियाणा की जनता, मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर ये खाता भी खोल जाए तो जीडीपी -23 पे है सर। और इसको लेकर पूरे देश में हर आदमी, अपने यहाँ हरियाणा में भी, चौपालों में भी चर्चा है। जीडीपी -23 है, कानून व्यवस्था बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। फार्मर को ले लें, वो भी पूरी तरह से परेशान है। होटल सेक्टर ले लें, जॉब्स ले लें सर, हर तरफ त्राही मची हुई है। क्या सोचते हैं? देखिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज प्रदेश की नहीं, देश की जीडीपी कहाँ? नोटबंदी, आदरणीय जो हमारे मनमोहन सिंह जी, आपने पूर्व में प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने उसी टाइम बोला था। मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया गया, राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया गया, ये तो पप्पू है, ये तो फलाना है। आज जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे, कहाँ है भाई? आज देश और प्रदेश अपराध में नंबर 1। गुंडों के जो सरेआम कत्ल कर देते हैं, हौसले बुलंद है। व्यापारियों से मंथली मांगी जाती है झज्जर शहर के अंदर, कहाँ है आज? कहाँ सो रहे हैं? आज हर कोने में आप अखबार उठाते हो तो एक ही चीज़ मिलेंगी, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ लूट होगी, वहाँ मर्डर होगा, वहाँ लूट होगी। क्या है? क्या यही हरियाणा था मेरा? क्या हमारे हरियाणा की यही सोच थी? आज हरियाणा नंबर 1 भ्रष्टाचार में है, नंबर 1 लूट खसोट में, अपराध में नंबर 1 है। और हरियाणा की जनता नहीं, पूरे देश की जनता, युवा जो हमारे साथी हैं, आज त्राही मची हुई है। जहाँ तक कि आड़ती भाइयों की बात, ऐसा पहली बार हुआ है। इन आड़ती भाइयों ने भी कोरोना काल में जनता का और गवर्नमेंट का साथ दिया। 14% 14 रुपये 14 रुपये 43 पैसे 14 रुपये मजदूरी में से 43 पैसे मजदूरी में से पर क्विंटल काटे जा रहे। कौन सा इंसाफ है? कहीं का इंसाफ, कहीं की बात करते हैं। एक वो हमारे जो घूमते हैं, हमारे जो जेजेपी के जो हमारे डिप्टी सीएम, मैंने उनसे सवाल किया था, भ्रष्टाचारों की बात करता हुड्डा साहब से विधानसभा में
उन्होंने ये नहीं पता हरियाणा की जनता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कद है। कहते हैं दामादों की वो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ दुष्यंत चौटाला जी से, क्या है 4 महकमे 4 घोटाले प्रदेश के अंदर हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तू बात करता है, 4 घोटाले, धान घोटाला इसका महकमा, शराब घोटाला इसका, रजिस्ट्री घोटाला इसका, खुलेआम तहसीलदारों की बोलियां लग रही हैं, खुलेआम शराब के ठेकेदारों की बोलियां लग रही हैं। और मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर विद इन प्रूफ दे के कहा है, और मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं, जो एक लेडी थी, एक अफसर थी, जो HCS होते हुए पूरे हरियाणा को शराब के उसमें चला रही थी, और उसकी माँ के अकाउंट चेक करो, और जो उनके जो अपने जो ठेकेदार थे, जिनके पब बार चलते थे, उनके अकाउंट में करो, आपको पता लग जाएगा हरियाणा की जनता को किस प्रकार से लूटा गया है। दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि देश का जो है, प्रदेश का पैसा तो बढ़ा, इनकम तो बड़ी है, घोटाले कहाँ हुए, उसका क्या जवाब देना चाहिए? मैं उसी बात पर आता हूँ। 1 महीने में तो आप कहते हो 29 करोड़ रुपए का हमारा को प्रॉफिट हुआ है। 1 महीने में हो गया 29 करोड़ रुपए का फायदा। पीछे का रिकॉर्ड निकलवाओ, वो 1 महीने में, और उसका पिछले 6 साल का सब आपके सामने पता लग जाएगा। तो 1 महीने में, कोरोना काल में आप कहते हो 1 महीने में 29 करोड़ का फायदा हो गया। 2900 का क्या पता नहीं, 2900 करोड़ नहीं, 29 करोड़ या पता नहीं, मेरे को थोड़ा दोस्त ऐसा ही। तो वो डिटेल्स पीछे 1 महीने में हुआ है, तो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने निकाल लो भाई। अगर घोटाला है या ना है, तुम खुद पता लग जाएगा। कुलदीप वत्स किस मिट्टी के बने हुए हैं? आज आपके सबसे स्टार जो पार्टी के चेहरे हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनको भी कोरोना हो गया है। वोट तो अच्छी खासी ओम प्रकाश धनखड़ ने भी ली थी, संजय कपलाना ने भी ली थी, वो लोग नहीं घूम रहे हैं। कुलदीप वत्स किस मिट्टी के बने हुए हैं? आज भी आप बादली विधानसभा क्षेत्र के दिन भर से 2 लोग विजय हैं, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? आप में ये दृढ़ता कहाँ से आ रही है? देखिए, ऐसा है, बीमारियां तो चलती रहती हैं, पर जिस जनता ने, जिस चाचा ताऊ, जिस भाइयों ने मेरे कोई जिम्मेवारी दी, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं उनके दुख दर्द में खड़ा रहूं। जहाँ तक कई बार मैं अपनी, आपने देखा होगा, मेरे तो गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, पकड़ते हैं, तो इनका प्यार है, उस प्यार की वजह से मैं इनसे दूर नहीं जा सकता। इसी मिट्टी का मैं बनाऊँ, इन्हीं ने मिट्टी लगा के इस मेरे को बनाया है, वरना मैं तो एक, मेरी क्या औकात थी, क्या थी, इन्हीं के आशीर्वाद, इनके जनता के प्यार से आज यहाँ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हैं। अगर जिले की बात करें तो 1400 के पार हो चुके हैं। अगर कल की बात करें तो 35 कोरोना के नए मामले हैं, 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, बाजार को खोल दिया गया है, ना इस ओर ध्यान दिया गया है। देखिए, मैं आपकी बात से सर सहमत हूँ रामाकांत जी। आज देश वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ गया, और इस पर देश के मुख्यमंत्री काक फीट रहे थे कि मैंने कोरोना पे ये कर दिया, मैंने कोरोना पे ये कर दिया, मैंने कोरोना पे ये कर दिया। आज की स्थिति, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस देश का रखवाला सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है ऊपर वाला। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से इस देश को बचा लो। वरना आज ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। दुनिया मर रही है, दुनिया बर्बाद हो रहे हैं, दुनिया के बिजनेस बर्बाद हो गए। मेरे ऐसे युवा साथी जो MA BEd, बड़ा दुख होता है जब वो मेरे पास भी आते हैं और वो 10-10 हज़ार रुपये की, 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी करेंगे। मोदी कहता है, ये भाजपा के जो अंध भगत है, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, कांग्रेस ने 70 साल में देश को बेच दिया, लूट खा गए। अरे कम से कम शर्म करो, आप क्या बोल रहे हो? और 6 साल में आपने क्या देश के लिए किया? तो ज़्यादा आज राजनीति करने का नहीं, अब तो भगवान इस कोरोना से इस देश को निकाल ले, और इसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकता है, इनके बस की कुछ नहीं। लोगों में खांसी